ये कैसा समय आ गया है? जानवर भी बुद्धि परीक्षा में प्रतिभाग करने लगे हैं। ये गधा ऐसे नहीं मानेगा। जानवर और मनुष्य सब एक है ना, तो अभी इसकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। बोझ ढोना किस गधे को पसंद है? और कौन गधा अपने मालिक से खुश रहता है? और कौन सा मालिक है जो अपने गधे को पीटता नहीं है? ऐसा ही गधा एक राज्य में रहता था जिसका नाम ढेंचूनाथ था। ढेंचूनाथ का मन दूसरे कामों में ज्यादा लगता था, इसलिए उसका मालिक अक्सर उसको पीटता रहता था। आज दिन चढ़ने को आया है और अभी तक इस ढेंचू ने एक काम नहीं किया है। जब देखो बैठ के जाने किन ख्यालों में खोया रहता है। अभी खबर लेता हूं। ढेंचूनाथ की पूरे राज्य में बहुत इज्जत थी। वह अक्सर दूसरों की मदद करता और बुरे वक्त में काम आता था। जब उसका मालिक उसको घाट पर पीटता था तो अन्य गधे उसको देख हंसते थे, जिससे ढेंचूनाथ बहुत शर्मिंदा होता था। अगर मालिक प्यार से बोलकर काम कराते तो इनका क्या बिगड़ जाता? प्यार से बोलते तो मैं सारा काम करने को तैयार हूँ। अगर मैं किसी पढ़े लिखे आदमी के यहाँ काम करता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अबे ओ गधे, इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? हैं? तेरा दादा या तेरा मामा? तू यहाँ दिन भर बैठ के जुगाली करता रहता है। दूसरों के गधों को देखो, सारा दिन काम करते हैं और जो रूखा सूखा मिलता है वो खा भी लेते हैं। लेकिन एक ये है, शरीर मिला है गधे का और काम करना है इनको दिमाग वाले। इतना कहने के बाद माली गधे को पीटते हुए घाट पर ले जाता है। चल यहाँ से, चल। बेटा ज्ञानेश्वर, आज की पढ़ाई समाप्त हो गई हो तो विज्ञान नगर राज्य से कुछ और पुस्तकें लेकर आना। वार्षिक परीक्षा भी तो आने वाली है। आपको पूरे राज्य का नहीं पूरे देश का सबसे विद्वान व्यक्ति जो बनना है। उसी राज्य में पुरोहित रहता था जो स्वभाव से बहुत कुटिल और घमंडी था। पूरा राज्य उससे परेशान रहता था। वह लोगों की जमीन जायदाद तक हड़प लेता था। बहुत समय पहले उसके घर पर काम करने वाले माली को इसी तरह राज्य के बाहर निकाल दिया था। उसको इस बात का घमंड था कि पूरे राज्य में उससे अधिक विद्वान कोई और नहीं। बप्पा, पूरा राज्य मुझे अपने यहाँ से भगाता ही रहता है। आप नहीं रहते तो मैं अपनी तकलीफ किससे बताता? जब राज्य के पढ़े लिखे लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो और लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। गजोधर हाथी राज्य का सबसे उम्रदराज और सुलझा हुआ जीव था। चलो, अब तो काम नहीं है पूरे दिन, तो राज्य में घूम लेता हूँ। भूख भी लगी है तो पुरोहित जी के यहाँ चलता हूँ। वहाँ अच्छे व्यंजन तो मिल जाएगा खाने को। आज तो मैंने 2 पुस्तकें समाप्त कर ली हैं। काफी पुरानी किताबें इकट्ठा हो गई हैं। इसको बाहर रख देता हूँ। इस वर्ष की प्रतियोगिता में अभी समय है। राज्य में हर वर्ष बुद्धिमान व्यक्ति चुनने की प्रतियोगिता होती थी, जिसका संचालन पुरोहित करते थे। इसीलिए मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं करता। एक गधे को और क्या चाहिए? खाने को अच्छे व्यंजन और आराम के लिए किताबों का ढेर। आलस आना स्वाभाविक है। आज घाट पर जाते समय ढेंचूनाथ अपने मालिक से कुछ चिंतन करते हुए बोला, मालिक, हम लोग अगर घाट पर नहर के रास्ते से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे और थकान भी कम होगी, क्योंकि बलुई मिट्टी में चलने से गति धीमी हो जाती है और ऊर्जा भी ज्यादा लगती है। अच्छा महाराज, अब ये भी बता दीजिए कि बैलगाड़ी ले लूं या घोड़ा गाड़ी? साहब काम धाम के मामले में तो 0 है और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। गधा कहीं का। आज से काम पे आने की जरूरत नहीं है, निकल यहां से। मालिक को इतना क्या बुरा लग गया? मैंने अच्छी बात सोच के बताई थी। मैं गधा हूं, इसीलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता तो मेरी बात का कहां से करेगा? इस राज्य में पढ़े लिखों की ही इज्जत है और सबसे सुखी लोग भी वही हैं। इसीलिए लोग पुरोहित जी और ज्ञानेश्वर की इज्जत करते हैं। मेरा मालिक तो निपट बेवकूफ आदमी है।
ढेंचूनाथ अब बिना मालिक का हो जाता है। अब अपना समय ज्ञानेश्वर के घर के आसपास बिताने लगता है। चलो, कम से कम यहाँ समय से और अच्छा भोजन तो मिल जाता है। ये ज्ञानेश्वर भाई किताबों में क्या पढ़ते रहते हैं? ऐसी क्या चीज है, मैं भी तो देखूं। अरे, ये तो संध्या बेला हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। इसमें कुछ तो बात है। एक दिन ढेंचूनाथ राज्य के उत्तरी छोर से गुजर रहा था तो उसे डांटने की आवाज सुनाई देती है। एकदम से गधे हो क्या? हाँ, अगर इस बार परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो किताब उठा के कबाड़ी वाले को दे दूंगी। अब क्यों कुछ नहीं बोलते जी? पूरा राज्य गधे को बुद्धिहीन और तुच्छ ही समझते हैं, इसीलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता और देखकर या तो हंसते हैं या तो मारते हैं। आखिर पढ़ाई में ताकत होगी तभी तो पुरोहित जी और उस लड़के की माँ पढ़ाई की बात कर रही थी और मुझे उस दिन ज्ञानेश्वर भाई की किताबों को पढ़ते पढ़ते कब दोपहर से सांझ हो गया पता ही नहीं चला। मुझे भी पढ़ाई करनी होगी, तभी मेरा आत्मसम्मान बचेगा। कहीं मैं अपना आलसीपन छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि कोई मुझे गधा ना बोले। अगर मेरा जन्म गधे के रूप में हुआ है तो लोग गधा ही बोलेंगे ना। ये गधा हमेशा यहीं पर किताबों के ढेर पर बैठा रहता है। अब तो ये किताबों को चबाने भी लगा है। कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा कि किताबें चबाने से मेरी तरह विद्वान हो जाएगा। मूर्ख कहीं का गधा ही रहेगा। छोड़ो, मुझे क्या, मेरे पास तो समय है नहीं कि मैं उसके पीछे जाऊं। हे भगवान, आज तो केवल एक ही पुस्तक समाप्त हो पाई है। गट्ठर डुलवाने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध तो हो गया है, लेकिन राज्य का मार्ग बहुत संकरा है, इसीलिए संभव नहीं है कि बैलगाड़ी वहां से जा सके। काम भी बहुत भारी है, कोई घोड़ा या हाथी भी करने को राजी नहीं होंगे। क्या उपाय निकाला जाए? पिताजी, आप चिंतित लग रहे हैं। कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, बस कुछ गट्ठर हैं, उनको डुलवाना है, लेकिन मार्ग बहुत संकरा है और कोई ले जाने को तैयार नहीं है। एक गधा है जो दिन भर यहीं पड़ा रहता है, क्यों नहीं उसी से ही गट्ठर ढुलवा ले पिताजी। पुरोहित अपने बेटे की इस योजना से बहुत खुश हुआ और तुरंत गधे को कार्य करने का आदेश दे दिया। गधा मन में सोचते हुए बड़बड़ाया, पुरोहित जी तो शिक्षित आदमी है और मैंने भी कुछ किताबों को चबा कर रखा है, तो उत्तर शिक्षित आदमी की तरह देना चाहिए। ये तो अजीब गधा है, भला गधे भी कहीं सोचते हैं इसके मुंह लगने में अपनी ही बेइज्जती होगी। सुनो, जाओ, बाहर एक गधा है, उसको पकड़ लाओ और उससे सारा गट्ठर ढुलवा लो। अगर कुछ खाने को मांगे तो लात घूंसे बरसा देना और सारा सामान ढुलवाने के बाद राज्य के बाहर निकाल देना। दरबार ने पुरोहित जी के कहे अनुसार ही कार्य किया। ये तो सरासर गलत बात है। एक तो सारा काम जोर जबरदस्ती से कराया और भोजन के नाम पर लात घूंसे दिए। मुझे पुरोहित जी से मिलने दो, मुझे अपनी बात रखनी है। क्या बात हो गई, अब बोलो। क्या इस राज्य में सम्मान के साथ जीने का नियम खत्म हो गया है? कोई नियम कानून है कि नहीं? गधाधीराज, ये तो बहुत कम है आपके सम्मान में। अगर ज्यादा बकबक की तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये कहने के बाद गधे को सबके सामने मारने लगा। तब गधा उदास और असहाय हो गया। उसके बाद ढेंचूनाथ अपने मित्र हाथी के पास गया। दोस्त, देख रहे हो ना, एक गधा होने की क्या सजा मिल रही है। इस राज्य में ना तो कोई नियम है, ना ही कोई कानून है। इंसान की तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो फिर भी जानवर हैं। तो क्या जानवरों का कोई नियम नहीं होता है क्या? अगर शिक्षा से सचमुच लोग विद्वान और विवेकी होते तो ये पुरोहित क्यों नहीं है और उसका बेटा क्यों नहीं? सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, वो दोनों ही तो शिक्षित हैं। वो दोनों ही शिक्षित है, लेकिन हमारी नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं कि हर शिक्षित व्यक्ति को सम्मान मिले। लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती का प्रतिशोध लेना है, मुझे बदला लेना है। ढेंचूनाथ, तुम्हारे आलस की चर्चा तो पूरे राज्य में है।
कैसे तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे इसी आलसीपन के कारण काम से निकाल दिया था। धारणा बनाने में बहुत वक्त लगता है और बिगड़ने में क्षण भर। पुरोहित को हराना आसान काम नहीं है, उसके लिए चौकन्ना होना पड़ेगा। ये कोई फसल नहीं है कि बीज बोए और लहलाते फसल कट गई। और तो और उसके लिए तुम्हें पहले शिक्षित होना पड़ेगा। पुरोहित कुटिल व्यक्ति है, वो किसी भी विद्या में तुमको अपनी चाल में फंसा के तुमको राज्य के बाहर फेंकवा सकता है। हाँ हाँ, मैंने सुना है। वो अपने यहाँ काम करने वाले माली को शर्त रख के हरा दिया और राज्य के बाहर कर दिया। माली ने केवल अपने अधिकार की ही बात की थी। हाँ, पुरोहित से कोई जीत नहीं सकता और हम तो जानवर हैं। तुम बताओ मित्र, मुझे क्या करना होगा? कोई तो रास्ता होगा। अगर हम ठान ले और एक एक कदम योजना बना के उठाएं तो पुरोहित को हरा सकते हैं। राज्य में वार्षिक परीक्षा होने वाली है, तुम उसमें प्रतिभाग करना और उसमें ही पुरोहित को हराना होगा, जिससे शर्त के अनुसार उसको राज्य से बाहर किया जा सके। लेकिन मैं हराऊंगा कैसे? वो तो परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। वो जिस प्रकार का प्रश्न हर बार पूछता है वो मैं तुमको बता दूंगा, और उसके बेटे ज्ञानेश्वर की पुरानी किताबें पढ़ लेना, वहां से वो प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि उसका बेटा भी इसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने लगा है और वही जीतता भी है। वो परीक्षा ही क्या जिसमें इतना जुगाड़ लगाना पड़े। वास्तविक विवेक तो वो होता है जो क्षणिक निर्णय ले सके। शिक्षा भी तो यही सिखाती है, कठिन परिस्थिति में आप कैसे निर्णय लेते हैं। परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा आयोजित होता है, लेकिन गधे को प्रतिभाग करने से मना कर दिया जाता है। ये परीक्षा केवल मनुष्यों के लिए है, इसमें जानवरों का क्या काम है? जब राज्य में मनुष्य और जानवर एक साथ रहते हैं, एक नदी का पानी पीते हैं, तो जानवरों के लिए अलग नियम क्यों? ज्ञान का कोई रूप और आकार नहीं होता है। बहुत दबाव और तर्क के कारण ढेंचुनाथ को प्रतिभाग करने दिया जाता है। शर्त के अनुसार 3 प्रश्न पूछे जाने होते हैं। ये कैसा समय आ गया है? जानवर भी बुद्धि परीक्षा में प्रतिभाग करने लगे हैं। ये गधा ऐसे नहीं मानेगा। जानवर और मनुष्य सब एक है ना, तो अभी इसकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। जैसे ही पहला प्रश्न हुआ, गधा अवाक रह गया। पुरोहित ने नियम से हटके प्रश्न किया था। या तो तुम हंस दो या तो तुम मुझे हंसा दो। ये तो नियम विरुद्ध प्रश्न हो गया। मैं तो जानवर हूं, मैं कैसे हंसा सकता हूं? और ये पुरोहित तो हमेशा चिढ़ा ही रहता है, ये किसी कीमत पर नहीं हंसेगा। यही प्रश्न जब ज्ञानेश्वर से किया गया तो वो इस प्रश्न के लिए पहले से तैयार था। वह आसानी से हंस दिया और चुटकुला सुनाकर अपने पिता को भी हंसा दिया। ये देख गधा पुरोहित की चाल को समझ गया। शर्त के अनुसार गधे को राज्य छोड़कर जाना पड़ा। इस जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं है। कितने दिन हो गए हैं, एक निवाला नहीं गया है। उस पुरोहित से कैसे बदला लिया जाए? कुछ तो करना पड़ेगा। अब आलस से काम नहीं चलेगा। एक बात बिल्कुल सही है, शिक्षा शेरनी दूध होता है, जो पी लेता है दहाड़ता है। इसलिए पूरा राज्य अपने बेटों को पढ़ाई पर जोर देता है। शिक्षा से समझदारी आती है। शिक्षा कठिन समय में समाधान निकाल देता है। शिक्षा ही है जिससे मैं सम्मान पूर्वक राज्य में जी सकूंगा। लेकिन मुझे शिक्षा देगा कौन? एक हाथी मित्र था, वो भी अब मुझसे दूर हो गया है। ढेंचुनाथ कुछ दिन जंगल में घूमता रहा। एक दिन उसको एक व्यक्ति मिला जो बहुत दिन जंगल में रह रहा था। बाद में पता चला कि वही माली है जिसको पुरोहित राज्य से निकाल दिया था। आप तो पुरोहित के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं, क्या हम दोनों मिलकर बदला नहीं ले सकते हैं क्या? उससे पहले तुम्हें किताबों का ज्ञान लेना होगा। मैं इतने दिनों से यही सोच रहा हूं कि मुझे कौन सिखाएगा और कौन पढ़ाएगा। जरूरी चीजें तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें सिखाएगा कौन? माली ढेंचुनाथ को तरकीब और समझदारी सिखाने लगता है। फिर माली अपनी योजना ढेंचुनाथ को बताता है। ज्ञानेश्वर हर वर्ष परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान नगर इसी रास्ते से किताबें लेने जाता है। इस बार वो जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे और उससे सारा किताबी ज्ञान ले लेंगे, जिससे तुम सभी गुणों में माहिर हो जाओगे।
इस तरह हम पुरोहित से बदला ले सकते हैं। दोनों अपनी योजना के अनुसार काम किया और ज्ञानेश्वर को पकड़ लिया और डराकर उससे किताबी शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब उन्हें लगा कि अब तैयारी पूरी हो गई तो ज्ञानेश्वर को घर में बंद कर परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए निकलने लगे। तभी राज्य से हाथी और एक आदमी आया जो पुरोहित का सताया हुआ था। देखो, पुरोहित ने इस आदमी को भी नहीं छोड़ा। इसको अपनी शर्त में हरा कर इसकी जमीन जायदाद हड़प ली। हमने सुना है तुमने कोई योजना बनाई है और पुरोहित से बदला लेने वाले हो। अभी तक ज्ञानेश्वर पुस्तक लेकर नहीं आया। परीक्षा भी आरंभ होने को आई है। परीक्षा शुरू हो गई। गधे को देखकर पुरोहित कुछ सहम गया और सोचा, बहुत ही जिद्दी गधा है। इतना मारने पीटने के बाद भी वापस आ गया। इस बार इसको ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये ना तो घर का रहेगा ना घाट का। गधे के मालिक को पता चला तो वो भी देखने आ गया और पुरोहित को आगाह करते हुए बोला, मालिक, ये बहुत जिद्दी गधा है और इसको गधा समझने की भूल ना करिएगा। इसका शरीर भले गधे का है लेकिन दिमाग में कई ज्ञानियों को घाट का पानी पिला चुका है। पुरोहित कुछ सहम गया लेकिन बेटे की चिंता में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। पुरोहित ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए आदमी लगा रखे थे। काफी लोग इकट्ठा थे। इस बार ढेंचुनाथ पूरी तैयारी से आया था। मन ही मन सभी लोग पुरोहित को हारता हुआ भी देखना चाहते थे क्योंकि पुरोहित के व्यवहार से सभी लोग परेशान थे। परीक्षा आरंभ हो गया था। इस बार पहला प्रश्न मैं करूंगा। सभी लोग राजी हो गए क्योंकि गधा राज्य के बाहर बहुत दिनों से रह रहा था। या तो पुरोहित जी मुझे रुला दे या मैं पुरोहित जी को रुला दूं। ये सुन के पुरोहित दंग रह गया और सोचा, ये तो मेरे ही जाल में मुझे फंसा दिया। ये तो जानवर है, कैसे रोएगा? ठीक है, मैं भी किसी कीमत पर नहीं रहूंगा। तुम मुझे ही रुला दो। ज्ञानेश्वर हमारे कब्जे में है और वो जीवित है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये सुनते ही पुरोहित भावुक हो गए और चिंता के मारे उसकी आंख से आंसू आ गए। मेरा प्रश्न वही है, या तो तुम मुझे हंसा दो या तो मैं तुम्हें हंसा दूं। ढेंचुनाथ और उसकी साथी इस प्रश्न के लिए तैयार थे। वे इसकी तैयारी करके आए थे। ढेंचुनाथ मुंह में पानी डाला और योजना के अनुसार हाथी ने जोर से पाद मारी जिससे पूरी सभा हंसने लगी और मुंह में पानी होने से गधा हंसता हुआ प्रतीत होता है। ये सब देखकर पुरोहित की हंसी फूट जाती है। तभी इन सब के बीच एक आवाज आती है। ये आवाज ज्ञानेश्वर की थी। ज्ञानेश्वर को देखकर पुरोहित खुशी से झूम उठा। अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, मूर्ख गधे। चलो ज्ञानेश्वर बेटा, अब अपना प्रश्न पूछो। प्रश्न तो मैं ही पूछूंगा क्योंकि पिछले पड़ाव में जीत मेरी हुई है। ढेंचुनाथ ज्ञानेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। वह पिछले कुछ दिनों से ज्ञानेश्वर के साथ ही रह रहा था। ढेंचुनाथ को यह प्रतियोगिता जीतने का विश्वास इसलिए भी था कि वो ज्ञानेश्वर को जान गया था कि इसके पास ज्ञान के नाम पर रटत विद्या है। तुम्हें मेरे एक श्लोक का अर्थ बताना होगा। ज्ञानेश्वर सोचा, मैं इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, श्लोक तो मुझे सारे कंठस्थ हैं और वैसे भी इस गधे को कुछ आता भी नहीं, आलसी कहीं का। इस बार ढेंचुनाथ पूरी योजना के साथ आया था। उसे अंदेशा था कि पुरोहित के आदमी ज्ञानेश्वर को ढूंढ लेंगे। कुटिलम पांडित्य गर्दभ माल्यः पश्यन्ते। ज्ञानेश्वर ने तुरंत उत्तर बता दिया। पूरा सभा जैसे मनोबल टूट गया, जैसे राज्य ने दुश्मन राज्य से युद्ध हार गया हो। तब ढेंचुनाथ बोला, ये कोई श्लोक नहीं है, मैंने अपने दोस्त हाथी और भाई माली को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। पूरी जनता जैसे उछल पड़ी। इस तरह ढेंचुनाथ प्रतियोगिता जीत गया और पुरोहित को राज्य से बाहर निकाल दिया गया।
पुरोहित अपने बेटे और पत्नी के साथ राज्य से बाहर निकल गया। ये सब देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए और ढेंचुनाथ के साहस को बहुत सराहा। पुरोहित को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कि ये सब उसके किए का परिणाम है। किसी जीव को कम नहीं आंकना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति कुछ भी करने का दम रखता है। और कहानियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।